एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस जो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। एक तरफ मीडिया का कुछ कहना है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल्स, इन्फ्लुएंसर्स और आम जनता का कुछ और ही कहना है। तो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू चंदानी और आज फिर से हैं हमारे साथ मिस्टर भरत लखयानी। भरत लखयानी, आप पिछले बार बता रहे थे आशाराम जी बापू केस के बारे में, तो हमारे दर्शकों को भी काफ़ी क्यूरियोसिटी है उस केस के बारे में जानने के लिए, उन तथ्यों के बारे में जानने के लिए कि उस केस में क्या हुआ था। आपको सबसे पहले जोधपुर के केस के बारे में बताता हूँ। उस केस में जिस लड़की ने केस लगाया वो लड़की रहने वाली है यूपी की, और उन्होंने एडमिशन लिया एमपी में छिंदवाड़ा में, ये क्या नाम है इनका, आशाराम जी बापू के गुरुकुल में, है ना। खुद लिया है, कोई बुला इनको ज़बरदस्ती लिया नहीं गया, खुद आए कि हमारे को इसमें एडमिशन लेना है, ठीक है। और ये जो घटना जो बता रही है जोधपुर राजस्थान में, और जो कंप्लेन करी गई है वो करी गई है दिल्ली में रात को 2 बजे के आसपास। अब जरा आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ खुशबू जी, आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ दिखती है तो आप क्या समझेंगे? फेक है, सबको दिख रहा फेक है। अब दूसरा केस जो गुजरात वाला है, उसकी हेडिंग क्या है? एक लड़की आती है कोर्ट में, बोलती है 12 साल पहले इन्होंने मेरे से रेप किया है। अब मेरा सिंपली आप दर्शकों से भी और आपसे भी एक सवाल है, हाउ वुड यू जस्टिफाई कि 12 साल पहले वो रेप हुआ है? कैसे, कहाँ से विटनेस आएंगे, कहाँ से एविडेंसेस आएंगे? कोई नहीं ला सकता। दोनों केसेस में तो ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुआ है कि उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है। इसलिए हमारे यहाँ पे सेशन कोर्ट, देन उसके ऊपर हाई कोर्ट, देन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जैसे विष्णु तिवारी वाला केस मैंने आपको जो बताया था, उसमें भी यही हुआ। उन्होंने सेशन कोर्ट में उनको सज़ा दे दी गई और हाई कोर्ट में पता पड़ता है 20 साल बाद कि उनको ज़बरदस्ती फंसाया गया। ऐसे ही ये जो आशाराम जी वाला केस है वो भी ऐसा है कि वो सेशन कोर्ट में उनको सज़ा मिली है लेकिन हाई कोर्ट में वो केस चालू है। और आप देखिए ना, जैसे ये जोधपुर वाला जो केस है, इसमें आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा तो आपको खुद को हैरानी हो जाएगी और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये कितना गलत है और इतना ट्रांसपेरेंट होते हुए भी गलत है। लड़की बोलती है कि मेरी माताजी उस कुटिया के बाहर थी, है ना। तो एक कॉमन सेंस है, रात को शहर से दूर अगर कोई कुटिया बनी हो जहाँ सुई गिरने की भी आवाज़ आ जाती है, तो वहाँ पे कोई अगर छेड़छाड़ कर रहा है तो आवाज़ नहीं आई होगी? आराम से आएगी, बिल्कुल आएगी, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं डीसीपी अजय पाल लांबा, उन्होंने भी मीडिया के सामने बोला कि 376 वाली धारा, मतलब जो रेप वाली धारा है, वो नहीं लगी है और मीडिया वहाँ रेप बोल रही थी। फिर भी आप देखिए चार्जशीट में लिखा हुआ है कि रेप हुआ है। लड़की बोली रेप नहीं हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोल रहे रेप नहीं हुआ है, पर चार्जशीट में रेप आया है। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं। और खुशबू, आप सबसे मज़े की बात सुनिए, जो ये सो कॉल्ड इंसिडेंट ये लड़की बता रही है, उस वक्त आशाराम जी बापू के साथ 50 से 60 आदमी उधर प्रेजेंट थे। वेट, वहाँ 50-60 लोग थे? हाँ जी, हंसी आ रही ना आपको? वहाँ 50-60 लोग थे, उनकी गवाही हुई है और वो फोटो भी कोर्ट में लगाए गए हैं। इससे बड़ा फर्जी केस आप क्या देखोगे? मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा इससे बड़ा फेक केस, ठीक है। दूसरी बात है, आपको मैं बताऊं, और आप ये देखिए कि ना तो प्रोसिक्यूशन वालों की तरफ से ना डिफेंस वालों की तरफ से, दोनों के पक्ष से किसी ने भी या कोई भी ऐसी गवाही नहीं आई है कि हमने लड़की को कुटिया में जाते देखा है। केवल और केवल लड़की और उसके माता पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ हमने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा, आप सबसे इम्पोर्टेंट जो सारे केस की पूरी एक झटके में पोल खोल सकता है, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। उस मेडिकल रिपोर्ट में साफ ये रिजल्ट आया है कि लड़की को खरोच तक भी नहीं आई है। फिर कैसे इतना बड़ा केस? तो जब यही तो कह रहे हैं, जब आपको उसका बेस क्या माना जाएगा? वो रिपोर्ट है ना, और वो रिपोर्ट सरकार की तरफ से ही आई है ना, इन्होंने खुद ने नहीं कराई है, सरकार की तरफ से आई है। तो उसमें जब ये आया है कि भैया लड़की को खरोच तक नहीं आए, तो केस तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए। वहीं खत्म हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली। बट यहाँ नहीं हुआ। और मीडिया में तो लगातार दिखाया गया था रेप केस है और ऐसे करके लगातार चल रहा था। और खुशबू जी, आपको जान के आश्चर्य होगा
कि इस पूरे महीने की कॉल डिटेल उस टाइम की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट में जब प्रेजेंट करी, तो जिस समय की ये घटना बताई जा रही है उस पर्टिकुलर टाइम की कॉल डिटेल गुम थी। ओह, तब डिफेंस वालों ने वो कॉल डिटेल जब लगाई तब पता पड़ा कि वो लड़की उस समय फ़ोन पे थी, और कोर्ट एक्सेप्ट भी कर रहा है कि उस टाइम पे मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है। अब आप सोचिए कि ये कैसा केस है, तो आप किस पे विश्वास करोगे? टेक्निकल एविडेंस पे या एक जो इंसान कुछ कह रहा है उस पे? ऑफ कोर्स टेक्निकल एविडेंस पे। तो यही तो लूप होल है। हम इसी लूप होल को लेके हम शुरू से चल रहे हैं कि इस केस में ऐसे से, और ऐसे ये तो केवल एक दो हैं, पूरा एरे है, लाइन है पूरी। तो मेरे हिसाब से तो ये केस जैसे मैंने आपको बताया फेक है। अभी तो और सुनो 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 सुनो, जो एफआईआर कराते वक्त वीडियोग्राफी बनी थी उस वीडियोग्राफी को गायब कर दिया गया, और उसके बाद जब जोधपुर में पुलिस बयान हुए उस लड़की के, तो वो 2.5 घंटे का वीडियो बना था और उसको केवल 16 मिनट 33 सेकंड का पेश किया गया कोर्ट में। ओह रियली? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है कि आप बिल्कुल अनबायस मतलब निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्ष जो रिजल्ट आ रहा है उसको रखें। बट क्या यहाँ पे ऐसा हुआ? और सुनिए खुशबू जी, जनरली ना ऐसे केसेस में एक फॉरेंसिक टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है कि कुछ भी चीज़ को कंफर्म करने के लिए, पता करने के लिए। इस केस में वो भी नहीं कराया गया ताकि पता ही नहीं पड़ सके कि रियलिटी क्या है। अगर फॉरेंसिक टेस्ट हो जाता तो पता तो पड़ सकता था कि लड़की कुटिया में गई या नहीं गई, वो भी नहीं हुआ। और लड़की ने ना अपने एफआईआर में, ना एनजीओ के सामने हुए बयान में, ना मैजिस्ट्रेट के सामने हुए बयान में, किसी में भी उन्होंने रूम के अंदर की चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। उन्होंने जब पहली बार दिया तो जोधपुर में जो पुलिस बयान हुआ उसके आगे दिया। तो सवाल उठता है ऑब्वियसली कि ये पहले क्यों नहीं बोला गया? उन्होंने सीधा जोधपुर में जब पुलिस बयान हुए उनके सामने कमरे की चीज़ों के बारे में बताया, तो पहले के बयानों में क्यों नहीं बताया? ये सवाल उठता है। तो ओवरऑल डिफेंस वाले ये कहना चाह रहे हैं कि लड़की पहले 3 बयानों में कमरे के अंदर चीज़ें नहीं बता पाई, लेकिन जिस दिन भास्कर में छपता है इस रूम के अंदर की फ़ोटो जिसमें पुलिस कर्मचारी खड़ा है, उसके बाद ही लड़की वो बता पाई। इससे मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब पहले वीडियोग्राफी बनी है कमरे के अंदर की, उसके बाद वो छपी और तब वो लड़की बता पाई। कहीं ना कहीं वो वीडियो बनाया गया, शेयर किया गया और तब वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे पा रही है। डिफेंस ने बोला लेकिन कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने आसाराम बापू को आजीवन कारावास दे दिया। जयपाल लांबा जी ने एक किताब लिखी इस केस के संदर्भ में, जिनको डिफेंस वालों ने बोला कि ये अभी बुक रिलीज नहीं होने दीजिए क्योंकि ये केस पेंडिंग है। लेकिन कोर्ट इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट इसलिए कर देती है अजयपाल लांबा जी के इस स्टेटमेंट पे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मुझे एविडेंसेस मिले हैं उस बेस पे ये किताब लिखी है। तो अब कहानी में ट्विस्ट देखिए, वो जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने उस रूम के अंदर की वीडियोग्राफी करी है और फिर लड़की का बयान आया है। अच्छा, तो जब डिफेंस वाले ये बात सेशन कोर्ट में बोल रहे थे तब वो माना नहीं गया। ओके। इसको देखते हुए हाई कोर्ट ने इसको बड़ा सीरियसली लिया और अजयपाल लांबा जी को समन भेजा। ओके। उस टाइम कोविड का टाइम था, तो उन्होंने बोला वो बीमार हैं और वो नहीं आ पाएंगे किसी भी कारण से। तब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पे बोलते हैं कि मेरी वो किताब ड्रामेटिकल है, उसको एज अ एविडेंस या एज अ केस के लिए प्रूफ नहीं माना जाए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना नोटिस करने वाला, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सच अ हाई प्रोफाइल केस है ना, एक सेम केस, 2 अलग अलग कोर्ट, 2 अलग अलग बयान और दोनों कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है। तो ये वही बात आ गई जो लूप होल्स की बात कर रहे हैं ना, ये वही बात हो गई है ना कि दोनों कोर्ट में अलग अलग बयान है और हमारे सामने जजमेंट है।
तो ये मैंने आपको इनके जोधपुर वाले केस के मुख्य मुख्य बिंदु बताए हैं। ऐसे तो बहुत सारे इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन मैंने आपको बताया। अगर आप ये पूरा केस खोल के देख लेंगे ना तो आपका तो पूरा विश्वास ही उठ जाएगा न्याय प्रणाली से। तो लूप होल्स बहुत हैं। अभी मैं आपको अहमदाबाद वाले केस के बारे में बताऊंगा, उसमें भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लगेगा कि ये केस फेक है। जी भरत जी, मेरी तो क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है इस केस को लेके कि मतलब ऐसा तो क्या हुआ, और आपने इतने सारे फैक्ट्स बताए और मुझे आशा है मेरे दर्शकों की भी बढ़ती जा रही होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में मिस्टर भरत लखियानी के साथ फिर से।